जय हिंद। चलिए समझते हैं आज G4 के बारे में, G6 के बारे में, G7 के बारे में और G8 और G11 के बारे में समझते हैं। इससे समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि अगर मैं बात करूं कि बीटो पावर क्या है। अगर बीटो पावर की बात की जाए तो बीटो पावर में दुनिया में 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास बीटो पावर है। अगर मैं उनके नाम की बात करता हूं तो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा रसिया है और पांचवा चाइना है। अगर मैं बात करूं कि बीटो पावर वह पावर होती है जो किसी देश के ऊपर उस देश को न चाहते हुए भी इनके द्वारा बीटो कर देना ही क्या कहलाता है, बीटो पावर कहलाता है। अर्थात बैन कर देना ही बीटो पावर कहलाता है, सैंक्शन कर देना ही बीटो पावर कहलाता है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि इसमें कितने टोटल सदस्य अभी तक थे, 5 थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो G4 की मैं बात करता हूं तो G4 में क्या था, G4 में यही था कि अगर देखा जाए G4 का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो G4 यानी ग्रुप ऑफ 4, G4 अर्थात ग्रुप ऑफ 4 होता है। तो जब ग्रुप ऑफ 4 बना तो उस समय सन 2005 में जब ग्रुप ऑफ 4 बना तो उसमें टोटल 4 देश थे। कितने देश थे? 4 देश थे। और वह देश थे भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। यह 4 देशों ने कहा कि 2005 में इन 4 देशों ने कहा कि हमें भी बीटो का अस्थाई सदस्य बनाना चाहिए आपको। तो यह रहा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इसमें मुख्य तात्पर्य यही रहा कि हमको भी इस बीटो पावर में हिस्सेदारी चाहिए, हमको भी अस्थाई सदस्यता चाहिए। वहीं थोड़ा सा इसकी बात मैं करता हूं, ग्रुप ऑफ 6 की बात करता हूं। ग्रुप ऑफ 6 क्या है? ग्रुप ऑफ 6 की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं 1975 में हुआ है। कितने में हुआ है? 1975 में ग्रुप ऑफ 6 की स्थापना की गई। इसमें टोटल कितने देश थे? 6 देश थे। USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कौन सा? जापान था। अगर देखा जाए तो यह USA भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पावर भी है इसके पास, वित्त मंत्रालय भी कहा जाता है इसके पास है। तो इसमें देखा जाए कि यह जितने देश हैं इनके पास कितनी कैपेबिलिटी है, अर्थात देखा जाए कि कितनी इनके पास इंडस्ट्रियल पावर भी हैं। अगर मैं बात करूं तो USA के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, इंडस्ट्रियल पावर है, उसके पास मैन पावर है, मनी पावर, हर चीज़ की में अगर देखा जाए तो USA बहुत ज़्यादा आगे है। अगर वहीं ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में भी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, काम करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं फ्रांस के पास भी है, जर्मनी के पास भी है और इटली और जापान के पास भी है। अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य में कि यह जापान अगर देखेंगे दुनिया के वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो यह 6 देश जितने हैं, जैसे USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यह देखिए यह 4 देश आपको हमेशा एक जगह दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? इसलिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हब का, अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल का सबसे ज़्यादा हब का सेंटर कहाँ अगर माना गया है तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इटली के पास ही माना गया है। USA अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रांड मानता है, और जहाँ USA रहेगा वहाँ जापान रहेगा ही रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था तो उस समय जापान को यह भी संदेश दिया था कि आप अब से अपनी सेना नहीं रख सकते। इसलिए जहां USA रहेगा, जहां अमेरिका रहेगा, वहां थोड़ा सा वहां देखा जाए तो जापान भी रहेगा। तो चलिए समझते हैं, यह तो इतना बात रही। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ 7 क्या है। ग्रुप ऑफ 7 की अगर मैं बात करता हूं तो यह देखिए जितने पहले ग्रुप ऑफ 6 में थे, जैसे USA था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान था। वहीं पे अगर G7 की मैं बात करता हूं तो कनाडा का भी नाम आता है। जब कनाडा आके जुड़ा, इनमें जब कनाडा आके अलग से ऐड किया गया तो उसी का नाम G7 पड़ा। क्या पड़ा? G7 पड़ा। और देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंडस्ट्रियल के मामले में भी कनाडा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहीं ये देखिए G7 का निर्माण फॉर्मेशन कनाडा को जुड़ने के बाद हुआ। अर्थात अब यह देखा जाए कि G8 क्या है। अगर मैं G8 की बात करता हूं, G8 में कहा गया
कि G8 में रसिया, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो G8 रसिया का नाम है। G8 जब जुड़ा तो उस समय रसिया को आमंत्रित किया गया कि आप भी आके इसमें जुड़िए, पार्टिसिपेट करिए, हिस्सा लीजिए। और जब रसिया आके जुड़ा तो उस समय मैं यह बताना चाहता हूं कि उस समय G8 का फॉर्मेशन हुआ। उस समय किसका फॉर्मेशन हुआ? G8 का फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं बात करूं 2014 में एशिया ने क्रीमिया को जीत लिया, इसलिए G8 से बाहर कर दिया गया। G8 से, ध्यान से देखेंगे आप कि 2014 में एशिया ने रसिया ने क्रीमिया को जीत लिया और इसलिए G8 से बाहर कर दिया गया। अर्थात अब कितने देश बचे? फिर देश कितने बचे? G7। अब थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि G11 क्या है। G11 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं G11 में टोटल कितने आने वाले ऐसे देश थे जो G11 के अंतर्गत आए, तो यह देखिए, इंडिया है जिसे अब भारत भी कहते हैं, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर एक बार रसिया का एंटर होना संभव रहा। उस समय अगर मैं बात करूं तो इंडिया का कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है, या वर्ल्ड का कोई ऐसा नहीं है जो, चाइना को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता। चाइना और पाकिस्तान दो ही देश ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंडिया वीटो पावर में शामिल न हो। तो ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और एशिया G11 के माध्यम से एक बार फिर से जुड़ने का कॉम्बिनेशन रहा। अगर देखा गया उस समय तो G11 में रसिया दूर दूर तक नहीं था। G11 में रसिया दूर दूर तक नहीं था, लेकिन अगर वहां जब रसिया नहीं था तो G11 के बजाय G10 रहा। अब आज थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर लेता हूं। आज आप जानते हैं 2023 में आप जानते हैं कि G20 का निर्माण, हमारे G20 की अध्यक्षता भारत ने की और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका अध्यक्षता की, बहुत ही भव्य इसका स्वागत किया। सभी देशों के साथ स्वागत किया। अगर मैं बात करूं 19 देश और दो जो अन्य, जो यूरोपियन संघ है, एक अफ्रीकन संघ है। अफ्रीकन संघ का मतलब 45 देश के उसमें भी हैं और यूरोपियन संघ तो पहले से ही था। तो बात किया जाए तो इतने जो देश आए, 7 देश अलग से जो बुलाए गए थे, सबको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आभार प्रभार देने का कार्य G20 ने भारत के माध्यम से किया। तो चलिए समझते हैं कि G20 का तात्पर्य क्या रहा। G20 का तात्पर्य रहा कि भारत में नए नए चीज़ों का फॉर्मेशन करना और अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर तक लेके जाएं, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देने का कार्य किया। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।